वेलकम बैक कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, कृष्णा स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो कृपया करके इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लें, तभी ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ सकती है। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत सारे न्यू टॉपिक्स पर लेकर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में हमने सेल, सब सेल एंड ऑर्बिट के बारे में डिस्कस किया था। अभी उससे पहले हमें दो एक बातों को जान लेना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आप सीख चुके हैं, उसकी परिभाषाएं आपको आती हैं। एटॉमिक नंबर हमने डिस्कस किया था। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वो नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ओके, ठीक ऐसे ही जो एटॉमिक वेट है वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के एडिशन को, यानी न्यूक्लियंस को, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को हम एटॉमिक वेट के नाम से जानते हैं। आज हम दो न्यू डेफिनेशंस, आइसोटोप्स और आइसोबार्स, समस्थानिक और समभारिक के बारे में डिस्कस करेंगे। समस्थानिक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सम स्थान, एक समान स्थान। समान स्थान का मतलब उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। समान स्थान सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि समान स्थान सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है, मैंडलीफ की न्यू पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो उनके प्लेसेस हैं वो सेम रहते हैं। वो सेम तभी रह सकते हैं जब उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे। ओके, तो इसीलिए समस्थानिक वे एटम्स कहलाते हैं जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होंगे, सेम होंगे। ओके, ऐसे ही समभारिक की अगर हम बात करें तो वे एटम्स जिनके एटॉमिक वेट सेम होंगे, एटॉमिक नंबर नहीं, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोबार समभारिक कहलाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए और लिख भी लीजिएगा। समस्थानिक वे परमाणु कहलाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक एक दूसरे के समान होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ओके, समभारिक वे परमाणु होते हैं जिनके एटॉमिक वेट समान होते हैं, परमाणु भार समान होते हैं। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल भी मैंने दे रखे हैं यहाँ, जैसे 1H1, 1H2, 1H1 मतलब 1 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये 1 एटॉमिक वेट है, 1 एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक वेट है। तो आप देख रहे हैं कि 1H1, 1H2, 1H3 सबके एटॉमिक नंबर कैसे हैं, सेम है, 1 1 1 है, जबकि एटॉमिक वेट कैसे हैं इनके, ये अलग अलग है। ओके, अब दूसरा भी देखो, एक एग्जांपल ले रखा है 6C12, 6C14, 6C12 कार्बन के लिए बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ एटॉमिक वेट 12 है, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक वेट कितना है, 14 है। तो एटॉमिक वेट डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। दैट्स वाई कि दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स समस्थानिक। ओके, समभारिक। नाउ आइसोबार्स हमने देखा, देखो एक एग्जांपल लिया है 6C14, 7 and 14, दोनों जगह 14 है, यानी कि एटॉमिक वेट क्या है, सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी आर्गन 40 टू कैल्शियम 40, दोनों का एटॉमिक वेट कितना है, 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे, आइसोबार्स कहलाएंगे, बिकॉज ऑफ इनका एटॉमिक जो मास है वो क्या है, सेम है, एटॉमिक वेट सेम है। ओके, इसके बाद एक न्यू डेफिनेशन आपको दिख रही है, आयन। आयन क्या होते हैं, एलिमेंट जो चार्ज वाले हों, जिन पर कोई ना कोई चार्ज आ जाए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम Na। अब इसमें से हमने जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब 11 को क्लैरिफिकेशन करेंगे, ये आगे पढ़ेंगे, 281 फिलहाल के लिए ऐसे ही याद कर लीजिए। अब इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और कोई भी एलिमेंट जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ओके, कौन ले सकता है, कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसके बारे में आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आयन क्या है। आयन क्या है, वे एलिमेंट्स जिन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ले रखे हैं Na+Cl- Mg++, ठीक है, ये है Fe+, या Fe3+। ओके, ये सब क्या है, ये आयन है, कोई ना कोई चार्ज इन पर होता है, वो आयन होते हैं। एक बात जरूर याद रखने की है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, और अगर नेगेटिव चार्ज है उस पर तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी
पार्टनर से ले लिया है, ओके, किसी दूसरे एलिमेंट से ले लिया। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिलहाल हमें लास्ट टॉपिक को रीड करना है आज। जो हमने लास्ट टाइम बोरबरी के नेम छोड़े थे उससे आगे की बात हम कर रहे थे। सेल, सब सेल और उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑर्बिट के बारे में बात करना है। लास्ट टाइम पर बोरबरी के जो नेम पढ़ रहे थे हम, उस बोरबरी के नेम में सबसे पहला नेम हमने पढ़ा था कि किसी भी आउटर सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो कितने हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। साथ ही साथ यानी नंबर ऑफ सेल का मतलब n की वैल्यू 1 या 2 या 3, 1 2 3 इस क्रम में लगाते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो आएंगे पहली सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड में आएंगे 18, फोर्थ में आएंगे 32, फिर इसके बाद 50 एंड सो ऑन, इसी क्रम में चलते चले जाएंगे। ओके। इसके बाद सेकंड में हमने बताया था कि किसी भी सेल में जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तुरंत ही न्यू सेल बनना स्टार्ट हो जाएगी, न्यू कक्षा का बनना आरंभ हो जाएगा। और फिर थर्ड वाला था कि जैसे ही आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले वाली सेल, किसी भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उससे पहले वाली सेल 2n² रूल से फुलफिल हो चुकी होगी। ओके। नाउ सब सेल की डेफिनेशन हम बता चुके थे। किसी भी सेल के अंदर का वो पोर्शन, वो एरिया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सब सेल कहलाते हैं। और उस सब सेल के अंदर भी कोई पोर्शन ऐसा जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ऑर्बिट यानी कि कक्षक कहलाता है। ओके। चलिए हम इसके अंदर जाते हैं थोड़ा सा। अभी अभी हमने देखा SPDF सब सेल के पार्ट थे, S P D और F। इनकी कुछ आकृतियां भी होती हैं, आकृति, शेप, गोलाकार, इसको बोलते हैं डम्बलकार, डम्बल के टाइप का है, इसको बोलते हैं द्विडम्बलाकार, और ये अत्यंत जटिल होती है तो इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 2D में, ठीक है। ये 3D फिगर के रूप में बन सकता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे आएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, S जो सब सेल होती है उसमें होते हैं 2, P जो होती है उसमें होते हैं 6, D जो होती है उसमें होते हैं 10 और F जो होती है उसमें होते हैं 40। अब क्योंकि जो ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। इसके लिए भी रूल है, हुन्स लॉ कहते हैं उसको, वो आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल केवल ये जान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट कितनी होंगी। मैंने बताया कि एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, या यूं कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी ऑर्बिट चाहिए, 1, 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी ऑर्बिट चाहिए, 3, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी ऑर्बिट चाहिए, 5 और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी ऑर्बिट चाहिए, और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितनी ऑर्बिट चाहिए, 7 चाहिए। ओके। तो ये आप लोगों को लर्न कर लेना है इतना, इससे आगे की चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ तक बेसिक केमिस्ट्री फुलफिल हो जाती है। थोड़ा सा हमने आपको बताया समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, सेल जान लिए हैं आपने, सब सेल जान लिए हैं, ऑर्बिट जान ली हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने जान ली हैं। साथ ही साथ बहुत सारी डेफिनेशंस भी आपने जान ली हैं। आज 2-1 डेफिनेशन और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो केमिस्ट्री में पूछी जाएंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक और हिमांक, ठीक है। तो ये जान लीजिए आप लोग ये सब क्या है। एक्चुअली में गलनांक क्या है, टेम्परेचर से हम इन सब चीज़ों को रीड करते हैं। जो अंक आ रहा है इसमें वर्ड वो क्या है, वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है।
इनको जान लेना हमारे लिए ज़रूरी है। इससे पहले आप जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। जब भी कोई सॉलिड, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ओके। जब भी कोई सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके। जैसे ही किसी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड, ये इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। ओके। तो जैसे ही कोई टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्वथनांक कहलाएगा, बीपी कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके। फिर इसके बाद गैस से लिक्विड में, इसको बोलते हैं हम द्रवणांक। ठीक है। और उससे भी वापस लिक्विड से फिर किसमें, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। ओके। ये समझ में आ गया होगा। मैंने केवल आपको स्ट्रक्चर से बहुत सारी डेफिनेशन याद करा दी। डेफिनेशन आप अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में लिखिए। कैसे लिखेंगे, मान लीजिए गलनांक की डेफिनेशन आपको लिखनी है, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ओके। तो सॉलिड टू लिक्विड तो वो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड टू गैस तो वो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही गैस से द्रव में बदलेगा तो वो द्रवणांक, और द्रव से ठोस में बदलेगा तो वो हिमांक। ओके। ये 4 डेफिनेशंस आप लोगों को हमने तैयार करा दी हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं। अब 2-1 छोटी छोटी चीज़ें और छूटी हुई हैं, उनको और कंपाइल करेंगे और बेसिक केमिस्ट्री की 5th वीडियो के साथ आप लोग केमिस्ट्री पर आ जाएंगे। ओके। अभी तक हम लोगों ने आपको कोष, उपकोष, कक्षक ये सब सिखा दिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फाइंड करना आप सीख चुके हैं। ठीक है। तो बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे बच्चों के साथ भी आप लोग अपनी इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके उत्साह ज़रूर बढ़ाते रहिए, और इसी तरह से चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।